हेलो फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए आपके जो नए सिलेबस आए हुए हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल किया है। इसमें 3000 प्लस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा सीरीज है, कई पार्ट में होगा, तो आप पूरा सीरीज आप देखेंगे। इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, ऐसा हमारा विश्वास है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को सेट किया है। तो सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम में 0.12 ऐसे करके नंबर से रह जाते हैं कैंडिडेट्स। तो आपको हर क्वेश्चंस को बहुत सीरियसली लेना है और ध्यान से देखना है ताकि हर चीज़ आपको अच्छे समझ में आ जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले जितने भी पार्ट्स हैं इसके आप देख पाएँ और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करके सिलेक्शन ले सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पार्ट 1 जो यूनिट 1 का पार्ट 1 है, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे के पार्ट में हम अदर यूनिट्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पूछा गया है। तो जैसा कि आपको पता है इसका मेन पर्पज़ होता है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड्स, क्लासीफाइंग, समराइज एंड कम्युनिकेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लेखांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वित्तीय लेन देन का व्यवस्थित रूप से अभिलेखन, वर्गीकरण, संक्षेपण और उपयोगकर्ताओं तक जानकारी पहुंचाना होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यानी व्यवसाय की जो भाषा है किसे कहा जाता है, तो ये होता है अकाउंटिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो अकाउंटिंग इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बिकॉज इट कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर। लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहा जाता है क्योंकि यह हितधारकों को वित्तीय जानकारी प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकाउंटिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हिच फंक्शन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेखांकन का भाग नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है रिकॉर्डिंग भी होता है, यानी अभिलेखन, क्लासीफाइंग भी है, समराइजिंग भी है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ये प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, ये नॉट एन अकाउंटिंग फंक्शन। ये प्रोडक्शन एक्टिविटी है और ये अकाउंटिंग फंक्शन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ये इसका ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना होता है एग्जाम में कभी कभी नोट करके पूछता है और आप सही करके आ जाते हैं दूसरा ऑप्शन। तो ये सब भी क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ा करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ मेनली यूजफुल फॉर। यानी अकाउंटिंग लेखांकन की जानकारी मुख्यतः किसके लिए उपयोगी होता है। तो इसके यहाँ पर जितने ऑप्शन दिए गए सभी के लिए होता है। ये निवेशक यानी इन्वेस्टर्स के लिए होता है, क्रेडिटर यानी ऋणदाता के लिए भी है और मैनेजमेंट के लिए भी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो जैसा कि आपको पता है ऑल स्टेक होल्डर्स आर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। सभी हितधारक निर्णय लेने के लिए लेखांकन जानकारी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डील्स विद इंटरनल डिसीजन मेकिंग। यानी आंतरिक निर्णय लेने से संबंधित लेखांकन की भाषा कौन सी होती है। तो इसका होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटी। यानी जो लेखांकन प्रबंधकों को योजना और नियंत्रण के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है, यानी देता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट दे दें आपको। जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीएस ज्ञान ट्यूब चैनल पर फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें एडमिशन आज से शुरू हो गया है। तो जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2000 फीस है, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 699 पे करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं उनको करना क्या, ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम और
फाउंडेशन बैच असिस्टेंट अकाउंटेंट लिख करके भेज देना, वहाँ पर आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये जो है हिंदी और दोनों मीडियम में है और ये आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने तैयार किया है। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर एक बार संपर्क करके जानकारी जो ले लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच अकाउंटिंग प्रोसेस कम्स फर्स्ट, यानी लेखांकन प्रक्रिया में सबसे पहला चरण कौन सा होता है? तो ये होता है रिकॉर्डिंग, यानी अभिलेखन होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रिकॉर्डिंग। एवरी अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट विद रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स, यानी लेखांकन प्रक्रिया का पहला चरण जो होता है लेन देन का अभिलेखन होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या? रिकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन मेनली अबाउट, यानी लेखांकन मुख्य रूप से किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है? तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, यानी वित्तीय लेन देन होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स, यानी लेखांकन केवल उन्हीं लेन देन का अभिलेखन करता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी जो नीचे दिया गया ऑप्शन है उसमें से कौन सा लेखांकन का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है? तो आप जानते हैं पहला ऑप्शन सही है, मेंटेनिंग रिकॉर्ड, ये भी सही है। और अगला है डिटर्मिनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी सही है, यानी लाभ हानि को ज्ञात करना। अगला है नोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है, इंक्रीजिंग सेल्स एक्टिविटी डायरेक्टली, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसा कि आपका दिया हुआ है यहाँ पर कौन सा नहीं ऑब्जेक्टिव है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग बट डज नॉट डायरेक्टली इन इंक्रीजिंग सेल्स, यानी लेखांकन जो होता है निर्णय लेने में सहायता होता है परंतु सीधे बिक्री को नहीं बढ़ाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंक्रीजिंग सेल्स डायरेक्टली। ये गलत है आंसर, अब बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड्स, यानी लेखांकन के क्षेत्र यानी स्कोप के बारे में पूछा गया, क्या शामिल है? तो इसमें सभी शामिल हैं, यानी बुक कीपिंग भी है, बही खाता जिसको कहते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है यानी वित्तीय प्रतिवेदन है, और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भी आपका शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द एबव होगा। जैसा कि आपको पता है द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज़ ब्रॉड एंड इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होते हैं? बुक कीपिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ऑडिट, टैक्सेशन, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, यानी लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लूका पाचियोली हो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, लूका पाचियोली इज नोन एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज ही डॉक्यूमेंटेड द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इन 1494 में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है व्हिच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स स्टेट्स दैट बिजनेस एंड ओनर आर द सेपरेट एंटिटीज, यानी कौन सा लेखांकन सिद्धांत ये कहता है कि व्यवसाय और स्वामी अलग अलग इकाइयां हैं? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, यानी बिजनेस एंटिटीज़ हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बिजनेस एंटिटीज़। बिजनेस एंटिटीज़ प्रिंसिपल ट्रीट्स द बिजनेस एज अ सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक, यानी व्यवसाय इकाई सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय और स्वामी अलग अलग इकाइयां हैं। स्वामी के व्यक्तिगत लेन देन व्यवसाय के पुस्तकों में दर्ज नहीं किए जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बिजनेस एंटिटीज़ हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल बिजनेस इज एज्यूम्ड टू, यानी गोइंग कंसर्न यानी सिद्धांत के अनुसार, गोइंग कंसर्न सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय को क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है कंटिन्यू फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दिस प्रिंसिपल एज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू ऑपरेटिंग इन द फ्यूचर एंड इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू लिक्विडेट, यानी इस सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय भविष्य में भी चलता रहेगा और उसे बंद होने की संभावना नहीं मानी जाती है। तो ऐसा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर व्हिच प्रिंसिपल आर द एसेट्स रिकॉर्डेड
एट देयर परचेज कॉस्ट, यानी किस सिद्धांत के अनुसार परिसंपत्तियाँ उनकी क्रय लागत पर दर्ज की जाती है, तो इसका हो जाएगा कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो जैसा कि आपको पता है, कॉस्ट प्रिंसिपल रिक्वायर्स एसेट्स टू बी रिकॉर्डेड एट द ओरिजिनल परचेज प्राइस नॉट करंट मार्केट वैल्यू, यानी लागत सिद्धांत के अनुसार परिसंपत्तियों को उनकी मूल्य लागत पर दर्ज किया जाता है, न कि वर्तमान बाजार मूल्य पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉस्ट प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन है, व्हिच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज़ अर्न, यानी कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि आय को अर्जित होने पर मान्यता दी जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल जो होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर डिलीवर्ड इवन इफ द कैश हैज़ नॉट येट बीन रिसीव्ड, यानी आय को तब मान्यता दी जाती है जब वस्तु या सेवा को प्रदान की जाती है, चाहे नकद बाद में हो या बाद में प्राप्त किया गया हो तभी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच प्रिंसिपल रिक्वायर्स एक्सपेंसेस टू बी मैच्ड विद रिलेटेड रेवेन्यू, यानी कौन सा सिद्धांत व्ययों को संबंधित आय के साथ मिलाने की बात करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैचिंग प्रिंसिपल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा मैचिंग प्रिंसिपल। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड एट द सेम अकाउंटिंग पीरियड, यानी जिस अवधि की आय अर्जित की गई है उसी अवधि के संबंधित व्ययों को भी दर्ज किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन व्हिच, यानी मुद्रा मापन सिद्धांत केवल किन जो है लेन देन को दर्ज करता है। तो ये होता है कैन बी मेजर्ड इन मनी, यानी मनी के रूप में जिसको मेजर किया जा सकता है वही होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओनली ट्रांजेक्शंस दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड, यानी केवल वे लेन देन दर्ज किए जाते हैं जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच प्रिंसिपल सजेस्ट यूजिंग द सेम अकाउंटिंग मेथड एवरी ईयर, यानी कौन सा सिद्धांत हर साल यानी हर वर्ष समान लेखांकन पद्धति अपनाने की सलाह देता है। तो ये देता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी इम्प्रूव कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर डिफरेंट ईयर्स, यानी संगतता सिद्धांत जो होता है वित्तीय विवरणों को विभिन्न वर्षों में तुलना को आसान बनाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन है, व्हिच प्रिंसिपल एडवाइजेस एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, यानी लाभ की अपेक्षा ना करें लेकिन संभावित हानि का प्रावधान करे, यह सिद्धांत किस नियम पर है। तो ये होता है कंजर्वेशन यानी प्रूडेंस प्रिंसिपल, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। द कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स रिकॉर्ड्स एक्सपेक्टेड लॉसेस बट नॉट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, यानी ऋणवाता सिद्धांत संभावित हानि को का प्रावधान करता है लेकिन संभावित जो लाभ है को पहले से ही नहीं मानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिवाइड्स द लाइफ ऑफ अ बिजनेस इनटू अकाउंटिंग पीरियड, यानी कौन सा सिद्धांत व्यवसाय के जीवन को लेखांकन अवधियों में विभाजित करता है। तो ये होता है अकाउंट पीरियड प्रिंसिपल, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल अलाउ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टू बी मेजर्ड पीरियडिकली, यानी मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। तो लेखांकन अवधि सिद्धांत व्यवसाय के जीवन को मासिक हो सकता है, त्रैमासिक, वार्षिक अवधि में बांटकर परिणाम ज्ञात करने की अनुमति देता है। तो यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजेक्शंस हैज़ टू एस्पेक्ट्स, यानी कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं। तो ये कहता है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एट लीस्ट टू अकाउंट्स फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ द डुअल एंट्री सिद्धांत,
सिस्टम कहते हैं, यानी प्रत्येक लेन देन का कम से कम 2 खातों पर प्रभाव पड़ता है। यही दोहरी लेखा प्रणाली यानी डुअल एंट्री सिस्टम का आधार होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। लेखांकन का जो समीकरण होता है वो क्या है, यहाँ दिया गया है ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसेट्स बराबर होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज द फाउंडेशन ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। इट शोज दैट टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, यानी लेखांकन समीकरण दोहरी लेखा प्रणाली का आधार है। इसके अनुसार जो कुल परिसंपत्तियां हैं उसमें पूंजी और देनदारियां दोनों शामिल होती हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22। ये इसी तरह के क्वेश्चन MCQ में पूछे जा सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इफ़ एसेट्स आर $80,000 करके लाइबिलिटीज़ इतना है तो व्हाट इज़ द कैपिटल। इस तरह सवाल पूछा जाए लगाने के लिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये फार्मूला दिया गया है, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे। कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, तो 80 - 30 कर देंगे तो ये 50,000 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, $50,000। अगला क्वेश्चन है विच एलिमेंट इंक्रीज व्हेन द ओनर इंट्रोड्यूस कैश इनटू द बिजनेस, यानी जब स्वामी व्यवसाय में नगद लाता तो क्या बढ़ता है, पूछा गया है। तो इसका एसेट्स एंड कैपिटल बढ़ जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एसेट्स एंड कैपिटल। कैश इंक्रीज एसेट्स एंड ओनर्स इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कैपिटल, यानी नगद आने पर परिसंपत्तियाँ बढ़ती हैं और स्वामी की पूंजी भी बढ़ती है। तो यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एसेट्स एंड कैपिटल। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना, यही आंसर आपको याद करना है ठीक से। परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश बिल, यानी जब आप कोई नकद फर्नीचर खरीदते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, पूछा गया क्वेश्चन। तो इंक्रीज वन एसेट्स एंड डिक्रीज अनदर एसेट्स, यानी इसका हो जाएगा एक का बढ़ता है तो दूसरे का घटता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कैश डिक्रीजेस वाइल फर्नीचर इंक्रीज, टोटल एसेट्स रिमेन अनचेंज रहता है, टोटल जो होता है अनचेंज रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट्स, यानी जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन सा एसेट्स काउंट होगा, एसेट्स में माना जाएगा। तो जैसे बैंक लोन, कैश, क्रेडिटर, कैपिटल पूछा गया है, तो जो कैश होता है ये आपका एसेट्स में काउंट होता है। तो यहाँ पर कैश इज एन एसेट बिकॉज इट प्रोवाइड्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होता है, यानी नकदी जो होता है, नकद एक परिसंपत्ति है क्योंकि यह इससे भविष्य में आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कौन सा है, यहाँ पर देनदारी कौन सी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो होते हैं लाइबिलिटीज़ होते हैं बिकॉज क्रेडिटर आर अमाउंट पेएबल टू सप्लायर्स एंड डियर फॉर आर लाइबिलिटीज़, इसलिए लाइबिलिटीज़ होते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ़ अ बिजनेस बोरो मनी फ्रॉम ए बैंक व्हाट इज़ इट द इफेक्ट, यानी यदि व्यवसाय बैंक से ऋण लेता है तो क्या प्रभाव पड़ता पूछा गया है। तो एसेट्स इंक्रीज होते, लाइबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एसेट्स इंक्रीज एंड लाइबिलिटी इंक्रीज दोनों होगा, क्योंकि कैश रिसीव्ड इंक्रीज एसेट्स, यानी कैश आपका एसेट्स बढ़ा देता है, एंड बैंक लोन इंक्रीज लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन कैश बिल, यानी नकद देकर लेन देन यानी देनदारों का भुगतान करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एसेट्स डिक्रीज हो जाती है और लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कैश डिक्रीजेस एंड क्रेडिट आल्सो डिक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी लेखांकन समीकरण का कौन सी प्रणाली पर आधारित होती है। तो यहाँ पर पूछा गया तो इसका हो जाएगा डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होता है। तो यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इंश्योर दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज रिमेन बैलेंस, यानी जो दोहरी लेखा प्रणाली होती है यह सुनिश्चित करती है कि लेखांकन समीकरण हमेशा संतुलित रहे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है MCQ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इफ़ एसेट्स आर दिस एंड कैपिटल आर दिस देन लाइबिलिटीज़ कितना होगा, इसको सवाल सॉल्व करना पूछा गया है। तो आपके पास एक फार्मूला होता है, यहाँ पर देख सकते हैं लाइबिलिटी बराबर एसेट्स माइनस कैपिटल। इस फार्मूले पर रखेंगे तो यहाँ देखते हैं $60,000 आ गया। तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, 60,000। इस तरह के क्वेश्चन आप कुछ लगा लीजिएगा, MCQ में आपके न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं।
तो इसलिए हमने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, 8-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इतना हम आपको करा देंगे, उसमें से ही फंस जाएगा। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हिच अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स अस्यूम दैट अ बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, यानी व्यवसाय को उसके स्वामी से अलग मानने वाली लेखांकन मान्यता कौन सी है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, बिजनेस एंटिटीज़। एंटिटी यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द बिजनेस एंटिटी पोस्टुलेट्स स्टेट दैट द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर treated as a separate entities. Personal transaction of the owner are not recorded in the business book, यानी जो बिजनेस एंटिटी यानी व्यवसाय इकाई के अनुसार व्यवसाय और उसके स्वामी को अलग माना गया है, अलग माना जाता है। यानी स्वामी जो होता है कि व्यक्तिगत लेन देन व्यवसाय के पृष्ठों पर दर्ज नहीं किया जाता है, इसलिए इसको दोनों को सेपरेट माना जाता है। किसमें? बिजनेस एंटिटीज़ में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पोस्टुलेट्स अस्यूम दैट अ बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी कौन सी मान्यता ये मानती है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलता रहेगा, ऐसा माना गया। तो गोइंग कंसर्न जो कॉन्सेप्ट है वो मानता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो है गोइंग कंसर्न पोस्टुलेट्स assume that the business will continue operating in the foreseeable future, यानी भविष्य में जितने हैं जो गोइंग कंसर्न के अनुसार व्यवसाय निकट भविष्य में बंद नहीं होगा बल्कि चलता रहेगा, ऐसा मान्यता होती है और कोशिश यही की जाती है कि चलता रहे, बंद होने के लिए थोड़ी कोई बिजनेस शुरू करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हिच अकाउंटिंग कन्वेंशन सेज दैट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड्स फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, यानी कौन सा सिद्धांत अब इस समय कहता है कि लाभ की अपेक्षा नहीं करें लेकिन संभावित हानि के का प्रावधान करें। तो ये आपका पूछा जाता है इसमें, तो कंजर्वेटिज्म है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रूडेंस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंजर्वेटिज्म इंश्योर दैट expected losses are recorded immediately while profit are recognized only when realized, यानी कंजर्वेटिज्म यानी सावधानी के अनुसार संभावित जो हानि होती है को तुरंत दर्ज किया जाना चाहिए, जबकि लाभ तभी दर्ज किया जाता है जब वह वास्तविक रूप से प्राप्त हो जाए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कंजर्वेशन रिक्वायर्स द सेम अकाउंटिंग मेथड एवरी ईयर, यानी हर वर्ष समान लेखांकन पद्धति अपनाने का अब इस समय कौन सा है? तो ये होता है कंसिस्टेंसी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कंसिस्टेंसी। तो जैसा कि आपको पता है, कंसिस्टेंसी हेल्प कंपेयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एट ऑफ डिफरेंट ईयर एक्यूरेटली, यानी जो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है विभिन्न वर्षों में वित्तीय जो विवरण है कि सही तुलना की संभव होती है इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कंजर्वेशन स्टेट्स दैट ओनली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड, यानी केवल महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करने वाला जो अब इसमें कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मटेरियलिटी होगा। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। मटेरियलिटी मीन्स ओनली इन्फॉर्मेशन दैट इन्फ्लुएंस यूजर डिसीजन शुड बी रिपोर्टेड, यानी मटेरियलिटी महत्वपूर्णता जो है के अनुसार केवल वही जानकारी दिखाती है जो निर्णय लेने में प्रभाव डालती है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कन्वेंशंस रिक्वायर्ड ऑल सिग्निफिकेंट फैक्ट टू बी रिवील इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करने वाला अभी समय कौन सा है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फुल डिस्क्लोजर। तो द फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन इंश्योर ट्रांसपेरेंसी बाय प्रेजेंटिंग ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जितने भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फुल डिस्क्लोजर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पोस्टुलेट्स रिकॉर्ड्स ओनली ट्रांजैक्शन मेजरेबल इन मनी, यानी केवल धन में मापे जा सकने वाले लेन देन को दर्ज करने वाली मान्यता कौन सी है? तो ये है आपका मॉनेटरी मेजरमेंट, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मनी मेजरमेंट। ओनली ट्रांजैक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड, यानी जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पोस्टुलेट्स एज्यूम दैट अकाउंटिंग इज़ डन फॉर ए फिक्स पीरियड, यानी निश्चित अवधि के लिए लेखांकन करने की मान्यता कौन सी है? तो ये है आपका अकाउंटिंग पीरियड, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड। बिजनेस लाइफ इज़ डिवाइडेड इनटू अकाउंटिंग पीरियड, यूजुअली 1 ईयर होता है, जनरली देखा गया है। मेजर इन परफॉर्मेंस, यानी व्यवसाय के जीवन को लेखांकन
अवधि आमतौर पर जिसको 1 साल के लिए माना जाता है में विभाजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन हेल्प्स टू, यानी कंजर्वेटिज्म अब इस समय किस में सहायता करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर है, अवॉइड ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड एसेट्स, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इट प्रिवेंट्स शोइंग अनरियलिस्टिकली हाई प्रॉफिट और एसेट्स वैल्यू, यानी लाभ या परिसंपत्ति को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच अकाउंटिंग कन्वेंशंस इम्प्रूव कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों की तुलना में या तुलना को बेहतर बनाने वाला अभी समय कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंसी, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यूजिंग द सेम अकाउंटिंग मेथड एवरी ईयर मेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल, यानी हर वर्ष समान लेखांकन पद्धति अपनाने से वित्तीय विवरणों की तुलना आसान और विश्वसनीय होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अकाउंटिंग टर्म्स रिप्रेजेंट्स द ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, यानी लेखांकन में व्यवसाय के स्वामी द्वारा लगाया गया धन क्या कहलाता है, पूछा गया है। तो ये होता है कैपिटल होता है, व्यवसाय में लगाया गया धन जो होता है कैपिटल यानी पूंजी होता है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू स्टार्ट और रन अ बिजनेस, यानी कोई बिजनेस करना स्टार्ट कर रहे हैं या कोई काम करना शुरू करते हैं तो जो कैपिटल आप लगाते हैं वही होता है आपका। इट्स इंक्रीज द ओनर्स इक्विटी, ये इक्विटी को भी इंक्रीज करता है ओनर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस इज कॉल्ड, यानी जो व्यक्ति व्यवसाय को पैसा देना बाकी रखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है डेटर, यानी आपका देनदार होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए डेटर परचेजेस गुड्स और सर्विसेज, यानी डेटर जो होता है कोई गुड्स खरीदता है या सर्विसेज खरीदता है ऑन क्रेडिट एंड हैज़ टू पे इन बिजनेस लेटर, यानी बिजनेस में आप बाद में इसको पे करते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इसको क्या कहेंगे हम? डेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट्स, यानी जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन सा एसेट्स है पूछा गया। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश जो होता है, कैश आपका एसेट्स होता है। कैश इज करंट एसेट्स बिकॉज इट इज़ अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज, यानी तुरंत आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का आपका एसेट्स होता है। अगला पूछा गया जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा। यानी जीएसटी इज़ अ यूनिफाइड जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है अप्लीकेबल टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया, पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। अगला है व्हिच जीएसटी इज़ लेवल्ड ऑन स्टेट इंटर स्टेट सप्लाई जो होता है, जैसे आप जानते हैं कि इसका हो जाएगा आईजीएसटी हो जाता है। कई प्रकार के होते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तो यहाँ पर आईजीएसटी होगा। तो आईजीएसटी इज़ ए चार्ज व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपका ये होता है आईजीएसटी। अगला क्वेश्चन है हु कलेक्ट्स सीजीएसटी, सीजीएसटी को कौन कलेक्ट करता है? तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर होगा सेंट्रल, सी से ही सेंट्रल जीएसटी हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है। तो सीजीएसटी इज़ कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए, यानी राज्य के भीतर होने वाले लेन देन को सीजीएसटी केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। अगला पूछा गया है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी आईटीसी मीन्स, आईटीसी क्या होता है पूछा गया है। तो ये होता है एक प्रकार से क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेज, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आईटीसी अलाउ बिजनेस टू रिड्यूस द जीएसटी पेड ऑन परचेज फ्रॉम द जीएसटी पेएबल ऑन सेल, यानी व्यवसाय जो होता है खरीद पर दिए गए जीएसटी को बिक्री पर दे जीएसटी को समायोजित कर सकता है। इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, यानी आईटीसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच अकाउंट इज़ क्लासिफाइड एज ए लाइबिलिटी, यानी कौन सा अकाउंट लाइबिलिटी के रूप में काउंट किया जाता है पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा बैंक लोन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बैंक लोन जो होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ दिया गया है व्हिच डॉक्यूमेंट इज़ इशूड बाय द
सेलर्स अंडर जीएसटी, यानी जीएसटी के अंतर्गत विक्रेता द्वारा, यानी विक्रेता कौन सा दस्तावेज जारी करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टैक्स इनवाइसेस जो होते हैं वो जारी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टैक्स इनवाइसेस जो होते हैं कंटेन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड जीएसटी चार्ज, यानी दोनों चीज़ें इसमें शामिल होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टैक्स इनवाइसेस। अगला क्वेश्चन है व्हिच अकाउंटिंग टर्म्स मीन्स द अकाउंट अर्न बाय द सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, यानी वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय को क्या कहा जाता है, पूछा गया है। तो ये होता है रेवेन्यू, यानी राजस्व होता है आय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रेवेन्यू इज़ द इनकम अर्न बाय द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स, सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यानी व्यवसाय द्वारा वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं को प्रदान करने से प्राप्त आय को राजस्व कहा जाता है, यानी रेवेन्यू कहा जाता है। तो आई होप आज के इस वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वहाँ पर हम सभी क्वेश्चन को लाएंगे। यहाँ पर लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इन सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, इसका PDF का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमसे ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में। और जो कैंडिडेट्स फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए स्क्रीन पर जो डिस्प्ले हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके एक बार जानकारी जरूर ले लीजिएगा। अभी आपके लिए फ़ीस में हैवी डिस्काउंट चल रहा है। मात्र 699 पे करके आप इसमें पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ई-बुक मिलेगा, यानी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल मिलेगा सभी यूनिट का, और प्रैक्टिस से भी मिलने वाला है, और टेस्ट सीरीज भी मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम फाउंडेशन बैच असिस्टेंट अकाउंटेंट लिख करके भेज दीजिएगा, वहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बैच में एडमिशन चल रहा है, तो बिना देरी किए हुए बेहतर अपने आप को बनाने के लिए इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए GS ज्ञान टिप चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।